बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़रुल हक, कोऑर्डिनेटर और रिसर्चर मरकज़ी तालीमी बोर्ड, और इस मरकज़ी तालीमी बोर्ड के ख़ुसूसी पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। आज का हमारा ये पॉडकास्ट नीति आयोग स्पेशल है। नीति आयोग ने 6 मई को 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जारी की, जिसका उन्वान था स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट। इस रिपोर्ट में कमेटी ने 33 एकेडमिक और सिस्टमिक सिफारिशात भी पेश की हैं। तो इस रिपोर्ट में डीप डाइव करने के लिए आज के इस पॉडकास्ट में हमने दावत दी है डॉक्टर सादत हुसैन साहब को। आपने JNU से एजुकेशन में PhD की है और मेरे साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए मरकज़ी तालीमी बोर्ड के सेक्रेटरी मोहतरम सैयद तनवीर साहब भी मौजूद हैं। तो अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर सादत हुसैन से कि वो हमें बताएं कि इस रिपोर्ट में क्या चीज़ें पेश की गई हैं। जी, सबसे पहले तो जैसा कि ब्रदर ने बताया कि रिपोर्ट का नाम जो है स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट। तो मैं इसका एक बैकग्राउंड में दे देता हूँ कि ये रिपोर्ट कैसे हमारे सामने आई है। तो असल में एक कंसल्टेशन जो है नीति आयोग में क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं। तो उनका जो एजुकेशन वाला वर्टिकल है, उन्होंने एक कंसल्टेशन रखा था फरवरी 2025 में, जिसके अंदर अराउंड लाइक ओवर 130 स्टेट ऑफिशियल्स, एजुकेशन पे के जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं, NCERT है, CBSE है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है और कुछ सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेशन। तो ये लोग बैठकर क्या कहते हैं, एजुकेशन और विकसित भारत 2047, जैसा कि हम सभी जानते हैं, व्यूअर्स भी जानते हैं कि इंडिया को जो है, हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो स्कूल एजुकेशन में क्लास 11 12th में, इंडिया एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी बोल के आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब ये है कि वो डेवलप्ड नहीं है, बल्कि वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में है। तो जो करंट गवर्नमेंट है वो 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर बनाना चाहती है, यानी हर एस्पेक्ट से। तो जिसको गवर्नमेंट जो है विकसित भारत 2047 के तौर पर आइडेंटिफाई किया है। तो अब गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो सब जो है इस कोशिश में लगे हैं। इवन जो रिसेंट जो लोकसभा इलेक्शन हुए, उससे पहले से ही इसकी शुरुआत हुई थी इस पूरे कैंपेन की, कि किस तरह से हम एक डेवलप्ड नेशन बनाएंगे। उसके अंदर पॉलिसी मेकर्स, खास करके नीति आयोग ने ये आइडेंटिफाई किया कि एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जो ये दर्शाता है कि एक मुल्क जो है डेवलप्ड नेशन है या नहीं। तो इस वजह से जो है विकसित भारत प्रोजेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा एजुकेशन होगा। तो अब उस पर जो है फेब 2025 में ये डिस्कशन हुआ था, कंसल्टेशन हुआ था कि एजुकेशन कैसे विकसित भारत के प्रोजेक्ट को कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब उसमें कंसल्टेशन में ये बात सामने आई कि एग्जैक्टली अभी हमारा तालीमी निज़ाम किस पोजीशन में है, क्या सिचुएशन है, एक्सेस, उसका सिस्टम, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी, ये सब चीज़ों को लेकर उन्होंने इवैल्यूएट किया। उन चीज़ों को इवैल्यूएट करने के बाद में वो पूरे कंसल्टेशन में वो 33 रिकमेंडेशन जो आपने बताए हैं, वो कंसल्टेशन के प्रोसेस के ज़रिए से वो 33 रिकमेंडेशंस आए हैं। तो ये एक बात का, तो इस बात का तो हमको इतराफ़ करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए कि रिगरस प्रोसेस के साथ में वो 33 रिकमेंडेशंस आए हैं। एक तो ये चीज़ है। अब उन रिकमेंडेशंस को क्या है कि NEP 2020 के जो टारगेट्स हैं, उनकी उसी के फ्रेमिंग में, उसी फ्रेमवर्क में उसको डिज़ाइन करने की कोशिश की गई है स्ट्रक्चरली। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या क्वालिटी वाइज हो, मतलब एक सिस्टमिक और जो है एकेडमिक, ये दोनों तरह के रिकमेंडेशन उन 33 रिकमेंडेशंस पे आपको मिलेंगे। यानी मतलब सिस्टम लेवल पे क्या चेंजेस होनी चाहिए, एक तो वो रिकमेंडेशन, और एकेडमिक लेवल पर क्या चेंजेस होने चाहिए। तो अब हमारे पास क्या था कि जो गैप क्या था कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है अलग अलग स्टडीज़ करा रहे हैं। जैसा जो है यूडाइस है, यूडाइस क्या करता है कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, बल्कि जो यूनिक यानी मतलब ये है कि वो स्कूल्स के सेल्फ रिपोर्टेड चीज़ें, डेटा वो इकट्ठा करता है। इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं जिनके पास यूडाइस नंबर है, वो रिपोर्ट करती थी।
तो अब चूंकि अपार आईडी आया है जैसा आप जानते हैं, तो अपार आईडी के जरिए से बच्चों का डेटा जो है वो अपार आईडी के थ्रू अब इकट्ठा हो रहा है। तो पहले क्या होता था कि स्कूल सेल्फ रिपोर्ट करते थे, तो एक तो वो डेटा होता था जिसके अंदर एक्सेस इक्विटी और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता था। एक और जो ग्रुप होता था वो नेशनल अचीवमेंट सर्वे करता था। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में बच्चों, ये आप रिपोर्ट कैसे बनाई गई, उसके सोर्सेस क्या रहे हैं, उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, ये बैकग्राउंड यानी मतलब ये रिपोर्ट कैसे हमारे सामने आई है। हाँ, क्योंकि ऐसा तो इंडिया में ट्रेंड नहीं रहा है कि एक पूरी डिकेड को लेकर एक रिपोर्ट बनाई गई हो। 2014-15 से लेकर 2024-25 तक एक होलिस्टिक रिपोर्ट। तो इसमें जो मेन सोर्स है वो यूडाइस, अपार, ये दो हैं। मैं अभी आ रहा हूँ, ये एक सोर्स है। दूसरा सोर्स जो है क्वालिटेटिव इनसाइट्स हैं जो कंसल्टेशन से जो हासिल किए थे। जब यूडाइस और अपार के आप रेफरेंस देते हैं तो ये तो डेटा स्कूल्स ने प्रोवाइड किया है जी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ व्यूअर्स को कि ये डेटा कोई फैब्रिकेटेड नहीं हो सकता है। बाज़ लोगों ने उस पर टिप्पणी जाहिर की, तो ऐसा नहीं है, जो डेटा स्कूल वालों ने दिया है वही पेश किया गया है। बिल्कुल जी। एक तो स्कूल्स ने जो दिया, और दूसरी चीज़ क्या है कि अपार आईडी में क्या है कि हर बच्चे की मैपिंग होती है। बच्चा कौन से क्लास में है, क्या बैकग्राउंड है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कौन सा मीडियम है, कहाँ से आता है, रूरल से है, अर्बन से है, उसका जेंडर क्या है, उसका इकोनॉमिक, ये सब चीज़ें मतलब कि अपार से मैप हो जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जिससे जो है इस रिपोर्ट का एक हिस्सा यानी जो स्कूल सिस्टम वो वाला हिस्सा आता है। अब आया एकेडमिक। अच्छा। जैसे मैंने बताया सिस्टमिक के लिए यूडाइस एंड अपार ये एक सोर्स है। और दूसरा जैसा एकेडमिक है, एकेडमिक के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो NAS है। NAS क्या करता है कि जैसे पर्सनली आपसे काफ़ी डिस्कशंस इस पे हुए कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग। तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग में क्या है कि बच्चे का जो है एबिलिटी टू बाय हार्ट एंड मतलब है कि उसको स्पीट इट आउट ऑन एग्जाम पेपर। तो अब NAS क्या करता है कि बच्चे मतलब है कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा है, बच्चा जो है ये पैराग्राफ अपने जो मदर टंग में पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा है, बच्चा जो है साइंस की, सोशल साइंस की कुछ इन्फॉर्मेशन वो जो है उसमें NAS में ये नहीं देखा जाएगा कि वो बाय हार्ट कर रहा है या उसके पास कॉम्प्रहेंशन पावर है कि जैसे हायर ऑर्डर थिंकिंग में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की एबिलिटी जो हायर ऑर्डर थिंकिंग में, तो वो NAS नहीं करता है। तो NAS के साथ में एकेडमिक के लिए उन्होंने रिपोर्ट को इवेल्युएट की। 2024 की रिपोर्ट है परख क्या किया कि 751 डिस्ट्रिक्ट का सर्वे है वो। 751 डिस्ट्रिक्ट में अराउंड जो है 75,000 स्कूल्स का उसने सर्वे किया और इसमें 21 लाख बच्चों का उन्होंने सर्वे करके देखा जहाँ पर हायर ऑर्डर थिंकिंग असेस हुआ है बच्चों का। ये इंटरेस्टिंग है। NAS जो है 4 साल में एक बार आते आ रहा है। एक इम्पॉर्टेंट जो अप्रिसिएबल है इस गवर्नमेंट की, मुझे वो लगता है पर्सनली, वो परख है। परख ने क्या किया कि हायर ऑर्डर थिंकिंग का इवेल्युएट किया और इस रिपोर्ट में डाला कि ठीक है कि NAS से और असर से हमको तो पता चल रहा है कि प्रथम वाली रिपोर्ट से कि लर्निंग आउटकम क्या है क्या नहीं है। अब उसमें ये नहीं देख रहे हैं कि असर वो मतलब है कि बाय हार्ट करके बोल रहा है या कॉम्प्रहेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक प्रॉब्लम दे दूं बच्चे को मैथमेटिकल, उसको स्टेप्स उसने बाय हार्ट किया, फार्मूला रट लिया और लास्ट में आ गया LHS = RHS, ये कर दिया। अब मैं उसको नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछूं कि ये जो तुमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, मेरा एक बिजनेस है, वहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम है और ये नंबर्स हैं, बेसिक नंबर्स हैं, तुम इसको सॉल्व करके दिखाओ। लॉजिकल क्वेश्चन पूछती ही वो फंस रहा है। हाँ, तो परख ने वो काम किया। तो जो एकेडमिक के लिए, जो इस रिपोर्ट के लिए दूसरा जो सोर्स था वो परख था। तो ये डाइस और फिर परख और NAS और असर, ये इसके सोर्सेस हैं। परख भी तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और NEP के बाद बनी है। जी बिल्कुल सही है। तो ये मोटा मोटी इसके सोर्सेस हैं। ठीक है। तो अब क्या है कि अब इसका मतलब है कि चैप्टराइजेशन पे अगर आ जाएंगे जी, तो पहले चैप्टर में इन्होंने क्या किया कि पहले चैप्टर में अगेन जो NEP में जिस तरह से NEP का डिस्कशन शुरू होता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा था, सही है, प्रीफेस, हाँ इंट्रोडक्शन में कि गुरुकुल सिस्टम था, वैदिक स्कूल्स हुआ करते थे, वहाँ पर नॉलेज सिस्टम ऐसा था,
तो वहाँ से लेकर NEP तक का, NEP 2020 में जैसा कल्मिनेशन है उसका एक ओवरऑल जर्नी उन्होंने बताया, और साथ में कैसे कल्मिनेट NEP 2020 में हुआ वो उन्होंने अच्छे से कोहेरेंट अंदाज में बताने की कहाँ से लिया और कहाँ तक बताया ये? एज इट इज़ के मतलब है कि गुरुकुल सिस्टम था, फिर वहाँ से सीधा फिर चीज़ें जंप हो जाती हैं, मेडिवल पीरियड को टच नहीं किया? नहीं, सीधा मैकॉले को आते हैं। हाँ, तो मैकॉले ये तो फिर बड़ी कमजोरी है फिर। हाँ बिल्कुल। एक तो ये है कि अगर कोई भी समझो कि एक रिवर कहीं से भी फूटती है, उसका चश्मा निकल तो सिलसिला तो चलेगा। हाँ, वो कहीं से भी जा रहे हो, वो सब चीज़ें क्या है कि वो नॉलेज उसमें पार्ट है। भाई पूरी ट्रेजेक्ट्री को तो वो सिलसिलावार लाना पड़ता है ना, पूरा आप उसकी क्रोनोलॉजी जिसे बोलेंगे, तो इन्होंने बीच में छोड़ दिया। बिल्कुल। जैसा मिसाल के तौर पर कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर आपके जो है तला कावेरी मडिकेरी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। निकलने के बाद में आप सीधा उसको दिखाएं मैसूर दिखा रहे हैं, मंड्या आप स्किप कर रहे हैं और सीधा या फिर जो है तमिलनाडु का दिखाना शुरू करेंगे, यहाँ से बह रही है, तो आपको दिखाना चाहिए कि यहाँ से यहाँ पूरा बहते हुए ये जो है इंडियन ओशन में जाके मिल रही है, कैसे मिल रही है, सागर में, बड़े सागर में जो मिलती है। आपका आइडिया अच्छा है कि कैसे जो है मतलब आपका स्कूल एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व किया, कैसे बड़े सागर में जाके NEP को हम अगर बड़ा सागर सोचें, तो एक तो वो था। लेकिन मैकॉले के बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद में जो पॉलिसी आई थी, तो उसके अंदर उन्होंने अच्छा उसका हक अदा किया, उसको अच्छे से इवैल्यूएट किया कि कौन से पॉलिसी आई थी। 64 की पॉलिसी, 64 का कमीशन है, 68 की पॉलिसी है, और उसके बाद में 84 की पॉलिसी है, 92 की रिवाइज पॉलिसी है, फिर अगेन 2018 का ड्राफ्ट है, 2020 NEP पॉलिसी कैसे बनी, कैसे कल्मिनेशन हुआ, NEP के क्या तरजीहात हैं, क्या गोल्स हैं, तो ऑलरेडी आप सभी जो है डिस्कस किए हैं, जानते हैं उसको फर्स्ट चैप्टर में। सादत इसमें ये जो जर्नी रही है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का आपने जिक्र किया, 1964 हो गया, 68 हो गया, 86 हो गया जी, और इस रिपोर्ट में शुरू किया गया है 52 से, मुदलियार कमीशन से। तो आपके नज़र में क्या वजह हो सकती है कि मुदलियार कमीशन का तो जिक्र है रिपोर्ट में, लेकिन उसके पीछे जो पर्सनैलिटी थी तो उनका कोई जिक्र नहीं है? यानी आप सीधा बोलना चाह रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कोई जिक्र नहीं है? जी। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, और उन्हीं ने पहला ओरिजिनेटर थे वो। बिल्कुल, तो उनका जिक्र नहीं है इसमें। नहीं, एक वैलिड क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब है कि उस वक्त जो आर्किटेक्ट्स थे एजुकेशन के, इवन जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की हम बात करते हैं, शिक्षा सभी के लिए है, तो उसका जो बेसिक जो ब्रेन चाइल्ड है, हाँ, वो महात्मा गांधी जी और जाकिर हुसैन हैं। तो मतलब महात्मा गांधी जी और जाकिर हुसैन का नाम भी कितनी जगह पर हम सुन पाते हैं कि जैसा ना तो NEP में है ना इसमें। हाँ, जैसा ये रिपोर्ट खुद जो है कहता है कि एलिमेंटरी जो है एजुकेशन में हम नियर यूनिवर्सलाइजेशन है, लेकिन जो यूनिवर्सलाइजेशन का जो आइडिया है वो आया था जाकिर हुसैन की कमेटी से, जो अर्धा कमीशन जिसको कहते हैं। सही है। तो ये सब सवालात हैं जो इवन इसका जवाब जो है जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है वो उनको देना चाहिए। जैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसा आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है तालीम बोर्ड, ये क्वेश्चन भी करना चाहिए कि मतलब फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वर्धा कमीशन के जो आर्किटेक्ट्स हैं, तो उनके ख्यालात, उनके आइडियाज़ कितना जो है हमारे मतलब रिफ्लेक्ट होते हैं अपनी रिपोर्ट्स में, कितना रिफ्लेक्ट होते हैं, इतने पॉलिसीज़ में उनके आइडियाज़ कितना रिफ्लेक्ट होते हैं, यह क्वेश्चन जो है रेगुलर मेरे ख्याल से उठाते रहना चाहिए। बिल्कुल। मैं इसमें बस ये जानना चाह रहा था कि एज अ रिसर्च स्कॉलर और एजुकेशन में PhD करने वाले शख्स के, जब आप डीप डाइव करते हैं इस तरह की रिपोर्ट्स में, इस तरह के दस्तावेज़ में जो कि 10 सालों तक कोट की जाएंगी, तो इंसानी साइकोलॉजी है कि जो चीज़ हमारी आंखों के सामने होती है उससे हम मानूस रहते हैं और उसी को हकीकत समझते हैं। जो चीज़ आंख से छुप जाती है वो धीरे धीरे फिर भूल जाते हैं। तो मैं बस ये जानना चाह रहा था कि जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो आपका क्या तासुर बनता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा होगा? क्या नेग्लिजेंस है या कुछ और हो सकता है? हाइपोथेसिस क्या है आपकी? नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे इस रिपोर्ट के हवाले से मैं एग्जांपल देता हूँ। NEP कहता है SEDG, सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, ठीक है। तो सोशली एजुकेशनली डिसएडवांटेज ग्रुप्स में SC, ST, OBC
और माइनॉरिटीज़ और जो वुमेन है, ये इसको कैटेगराइज किया गया SEDG के तहत आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है कि माइनॉरिटीज़ और माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साइड से ओके आपने NEP में SEDGs में माइनॉरिटीज़ को शामिल किया। अब इस रिपोर्ट बनाने में डाइस की रिपोर्ट का ये किया लिया। डाइस में एक कैटेगरी आता है अदर, जैसा जो है टाइप ऑफ स्कूल आता है गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट अनएडेड। अब जो अदर है ना, अदर में कितने हैं 2.7% ऑफ स्कूल हैं टोटल। समझो कि पूरे यूडाइस के रिपोर्ट में, लेटेस्ट रिपोर्ट में ओनली 2.7%। हाँ, 14.2 लाख स्कूल्स हैं। 14.2 लाख स्कूल के 2.7% में अदर आ रहे हैं। तो अदर कैटेगरी में कौन कौन से टाइप के आते हैं? जो अनकैटेगराइज्ड जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो ना तो प्राइवेट माइनॉरिटी भी आ गए। हाँ, माइनॉरिटी स्कूल्स भी आ गए, मदरसे आ गए। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसका डिसएग्रीगेटेड डेटा, मदरसे आ गए आप कह नहीं सकते, सिर्फ वही मदरसे आए हैं जो मदरसा बोर्ड से हैं। हाँ, वो है। ये हाँ। मदरसा जब हम टर्म इस्तेमाल करते हैं तो ये दूसरे मदारिस के तरफ भी जहन जाता है। हाँ। जबकि दूसरे मदारिस इस रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं। हाँ। सिर्फ वो मदारिस शामिल हैं जिनको यूडाइज नंबर या किसी किस्म का नंबर दिया गया और उनका डेटा गवर्नमेंट के पास है। बिल्कुल सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि ये जो 2.7% है रिकॉग्नाइज मदरसा ही, और बाकी जिनका मतलब है कि जो अनकैटेगराइज्ड जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो माइनॉरिटी स्कूल्स को तहत आ रहे हैं, तो उनका उसमें डेटा है। अब उनकी क्या सूरत हाल है? मिसाल के तौर पर 2014-15 से 2024-25 की रिपोर्ट है। ये दोनों पॉइंट में क्या है कि क्या कहते हैं, बच्चों की तादाद है ना इन स्कूल्स में वो घटी है। तो अभी क्या है में घटी है? ये 2.7 में घटी है। हाँ, घटी है। अच्छा, सॉरी, यहाँ पर जी आपने ये कहा, रिपोर्ट ये बताती है कि टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स आर 14.2 लाख, मतलब 14,20,000। हाँ, इसमें से 2.7% अदर्स में आते हैं। तो मान लीजिए 2.5 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, तो 2.5%। तो 14 का 2.5% मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। नहीं, उससे भी कम हो सकते हैं ना। उससे भी कम हो सकता है। हाँ, इसके मैं वही बोल रहा हूँ कि 14 दूनी 28, मतलब अराउंड 25,000। हाँ, मेरा पॉइंट वो नहीं है। मेरा पॉइंट है कि जफर ने जो क्वेश्चन पूछा है ना, क्वेश्चन पूछा है कि रिपोर्ट में जो है एक कैटेगरी अदर है। समझ गया वो। हाँ, नहीं, मैं ऐसी नंबर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का नंबर जानने की कोशिश कर रहा हूँ इसके तहत। जी, हाँ, वो हो सकता है, उतना ही नंबर 25,000 हो सकता है। तो 25,000 हो सकता है। मेरा ये है कि ये जो आपका जो परसूट है ना, ये जो क्वेश्चनिंग का अदर्स को लेकर, मैं कह रहा हूँ कि सैयद तनवीर साहब ऐसे अंदाजे क्यों लगाएं? सही है। तो यूडाइस जैसे ऐसा एक एफिशिएंट बॉडी जो 2.7% है, उसका डिसएग्रीगेटेड डेटा और बिल्कुल प्रॉपर क्लासिफिकेशन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं दे सकता है? बिल्कुल। जहाँ हम ऐसे बैठ के जो है अंदाजे ना लगाएं कि मतलब इतना होगा उतना होगा। हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए। और उन स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है, एकेडमिक्स की क्या सूरत हाल है, परख के हिसाब से भी वहाँ पर स्टडी हो, NAS के हिसाब से भी लोअर ऑर्डर थिंकिंग का भी स्टडी हो, और वहाँ के बच्चों के लिए मतलब एक लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट है नहीं है, कंप्यूटर है नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन है नहीं है, उसका नंबर भी हमारे पास हो। हम ये कंपेयर करके देखें कि ओवरऑल जो है नेशनल एवरेज ये है बेंचमार्क, उस बेंचमार्क के तहत ये जो अदर के तहत। हाँ, तो आप जो पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन कि एज ए रिसर्चर हम लोगों को ये क्वेश्चन करना है कि ये रिपोर्ट क्या है, इसके अंदर इनकम्प्लीट पिक्चर दिया जा रहा है पूरे समाज का। तो अदर्स को आप कैटेगराइज करके आप उनको गुमनाम करने के जगह और ये जो अदर्स में ये जो कैटेगरी है, ये ज्यादा वल्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड कैटेगरी है। करेक्ट। और आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं NEP में, तो आप जब तक अपने सर्वे और स्टडी में इस वल्नरेबल लॉट और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को प्रॉपरली स्टडी नहीं करेंगे तो फिर इसको कैसा इंक्लूसिव एजुकेशन बनाएंगे? सही। ये एक बड़ा सवाल है। करेक्ट। जो हम
एजुकेशन मिनिस्टर से पूछना चाहिए और रेकमेंड करना चाहिए। जी आगे बढ़िए। जी जी, पहला चैप्टर का तो ये चीज़ें थी कि ओवरऑल ये हुआ। दूसरा चैप्टर में क्या है मेथोडोलॉजी और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का, और इन्होंने जो है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों मेथड यूज़ किए हैं। क्वालिटेटिव में वो कंसल्टेशन था और उसमें जो है 150 पार्टिसिपेंट्स थे सॉरी, और उसके अंदर ऑफिशियल्स थे, यूनेस्को और एनसीईआरटी के रिप्रेजेंटेटिव थे, और ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस है ग्लोबल, उनके सेक्रेटरीज भी उस कंसल्टेशन में शामिल थे। और यूडाइस, एनएएस, परख और असर, ये डेटा सेट्स को इन्होंने इस्तेमाल किया है। ठीक। और फिर तीसरा जो चैप्टर था स्कूल एजुकेशन इंडिया का ओवरऑल एक एनालिसिस 2014 से लेकर 2024 तक का, एक पूरा डिकेड का उन्होंने इहाता किया है, जिसके अंदर एक तो एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें क्या है कि स्कूल एजुकेशन मतलब अप टू ग्रेड 10, ग्रेड 12, अच्छा ग्रेड 12, हाँ, अर्ली चाइल्डहुड से लेकर ग्रेड हायर, 12, हाँ, सेकेंडरी तक। जी। तो उसमें एक तो यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब कैसा, जैसा स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी 2014 में क्या सिचुएशन थी, अभी क्या सिचुएशन है। जैसा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर 56% था इलेक्ट्रिसिटी स्कूल में, अभी वो 92% हो गया है। टॉयलेट्स की अगर बात देखा जाए तो वो 58% था गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट, अब वो जो है 94% हुआ है। और फिर इक्विटी को अगर देखा जाए तो उसके अंदर ख़ास फोकस जो है SC/ST स्टूडेंट्स और जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, ये चीज़ें दिखी गई। और NAS के ज़रिए से जो है फाउंडेशन लर्निंग और न्यूमरेसी को लेकर बात की गई। इसमें इक्विटी में आपके जो पैरामीटर्स हैं चेक करने के, उसमें SC/ST एंड स्पेशल चिल्ड्रन ही की बात है जी। ओबीसी माइनॉरिटीज का भी है जिक्र, हाँ जिक्र है, माइनॉरिटीज का भी उसमें है, माइनॉरिटी बच्चे कितने हैं, ये सब चीज़ें। अच्छा, ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो रिपोर्ट ये भी बोलती है कि लगभग 1.19 लाख स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तकरीबन। अच्छा, मतलब 1 लाख 14.71 टोटल स्कूल्स हैं, 14.7 समझ गया, जिसमें से 1.19 लाख स्कूल्स में फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अच्छा, 8% हो गया तकरीबन। ठीक है। और दूसरा 14,505 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर कोई हाथ धोने का पानी का सोर्स नहीं है। अच्छा, 59,000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ हैंड वॉश की फैसिलिटीज़ नहीं है। और सॉरी, इसके पहले जो मैंने बोला 14,000 वाला, वहाँ कोई फंक्शनल वाटर सोर्स नहीं है। और 59,000 स्कूल्स में हैंड वॉश की फैसिलिटी नहीं है। 98,000 से ज़्यादा स्कूल में फंक्शनल गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। 98,000। अच्छा, सादत साहब ने जब परसेंटेज में बात कही, हाँ, तो वो हाई परसेंटेज लगा कि इतनी जगह अच्छी हो गया है, हाँ, तो मुझे लेकिन जब नंबर्स की बात आती है तो बहुत बड़ा नंबर है ये तो जी। लेकिन इसमें एक ये भी गुमान हो सकता है कि हम 10 साल का जायजा ले रहे हैं, तो 10 साल में पहले कहीं और थे हम और अभी हम बढ़े हैं ना। वही तो है, वो है ना, इसमें कंपैरिजन है कि जैसा जो है जो फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है जो है अभी टोटल जो है 92, आप जैसा बताया 8% स्कूल में फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये जो 1.9 लाख बने थे वो 8% आ रहा है, तो 91.9% जो स्कूल्स हैं जहाँ पर फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। तो एक तो ये है, अगर उसको एब्सोल्यूट नंबर में देखा जाए तो 1.9 लाख है, बिल्कुल, जो 2014 में 56% था। तो इजाफा तो हुआ, रिमार्केबल इजाफा हुआ है। और गर्ल्स टॉयलेट का भी सेम सिचुएशन है, अभी जो है मतलब 58% था 2014 में, अब वो बढ़कर जो है 94%। तो जब हम डेटा देखते हैं ना, इसमें मेरे ख्याल से ये चीज़ ठीक है, छोटा परसेंट भी है जहाँ अगर फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या क्या कहते हैं टॉयलेट्स नहीं है, सेपरेट टॉयलेट्स गर्ल्स के लिए, वो मैटर ऑफ कंसर्न है। ठीक है, क्योंकि जैसा हम यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं तो यूनिवर्सलाइजेशन में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा कि हर स्कूल में वो हो। लेकिन क्या है कि जब हम डेटा हम देखेंगे तो हम उसको क्या है कि परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे कि डिकेडल ग्रोथ क्या है, वो हिसाब से भी देखेंगे। तो डिकेडल ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है ना यहाँ पर आया है। अटेंशन की ज़रूरत एक जगह है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का है।
जैसा कंप्यूटर्स वगैरह का अवेलेबिलिटी है, हम्म। ये इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट का कनेक्टिविटी का है, ये सब चीज़ें क्या है कि आज के ज़माने में मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक एग्जांपल, जैसा आप बेंगलुरु से आते हैं, बेंगलुरु क्या है कि मतलब पूरे दुनिया का एक आईटी हब है। और क्या कहते हैं कि जैसा केरला है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, यहाँ क्या है कि नियर 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है। कर्नाटका के स्कूल में क्या है कि वो 55% की रेंज में है। बिल्कुल। तो क्योंकि वहाँ मतलब एक बड़ा रीजन है, HK रीजन है, जहाँ मतलब काम एक अटेंशन की ज़रूरत है, सरकार को वहाँ पर ध्यान देना है। तो ये एक सिचुएशन है, तो ये चीज़ें हैं। और इसमें इम्प्रूवमेंट फास्ट लाना पड़ेगा। अभी आप एग्जामिनेशन को डिजिटली मार्किंग सिस्टम में DMS में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब कन्वर्ट करेंगे तो स्कूलों में सिस्टम्स चाहिए। तो ठीक है, बैडली रिक्वायर्ड और बड़ी अटेंशन फौरी चाहिए इस पर। सही जी। जो नेक्स्ट चैप्टर आगे बढ़ते हुए चैलेंजेस और बॉटलनेक्स का है, तो उसमें क्या है कि एक तो क्या कहते हैं, एक मेजर चैलेंज है ना वो स्कूल स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से NEP ने स्कूल कॉम्प्लेक्स का सजेशन दिया था। वो ये था कि हमारा स्कूल स्ट्रक्चर है वो फ्रैगमेंटेड है। समझो कि आंगनवाड़ी सेपरेट है, क्लास 1 से क्लास 5 तक एक स्कूल है, उसके बाद में दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है। तो सिर्फ जो है 14.7 लाख स्कूल में 5% ही स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर क्लास 1 से क्लास 12 तक लगातार कंटिन्यूटी के साथ में बच्चा पढ़ पा रहा है। अगर मैं ओनली 5%, बाकी सब फ्रैगमेंटेड है, कहीं 5वीं क्लास तक है, कहीं 8वीं क्लास तक है, कहीं मतलब 10वीं क्लास तक है, ऐसे फ्रैगमेंटेड है। तो अब होता क्या है कि बच्चा जब 5वीं क्लास तक एक स्कूल में पढ़ता है, स्कूल A से स्कूल B में जंप करता है, तो वहाँ वो एडजस्ट नहीं हो पाता, नया माहौल बदल जाता है, फ्रेंड्स बदल जाते हैं। जी सही है। तो उसका क्या है कि लर्निंग पे इम्पैक्ट होता है, तो वो एडजस्ट होने में क्या है कि वो 1 साल गुजर जाता है, गैप्स आ जाती है। कुछ बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं 1 साल में, लेकिन कुछ बच्चे जो है मायूस भी होते हैं, उनके ब्रेन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, उनके लर्निंग एबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में का शिकार हो जाता है कि मतलब एक नए माहौल में वो समझो कि स्कूल A में वो टॉपर था और स्कूल B में जैसे ही जंप किया वहाँ वो फेल हो रहा है। तो ऐसे केसेस भी हमें देखने को नोटिस किए गए हैं। जी। और बाज़ वक्त बच्चे ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं ये रीज़न से। जी। हाँ, ड्रॉप आउट ट्रांजिशन में। इसी वजह से क्या है कि जो सेकेंडरी लेवल पे है ना, जैसे एलिमेंट्री लेवल पे नियर एक्सेस, जो एक्सेस है नियर यूनिवर्सलाइजेशन, लेकिन सेकेंडरी स्कूल में वो सिर्फ जो है 54 to 58% ड्रॉप आउट है। तो वो कंटिन्यूटी ना होने की वजह से वो बच्चे जो है ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये रिपोर्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको डायग्नोस भी कर रहा है, ये बोल रहा है कि ये चैलेंज है, सिर्फ 45% है, ये हमारे लिए क्या है कि ड्रॉप आउट रिस्क भी है, यानी मतलब फोर्सिंग मल्टीपल ट्रांजिशन दैट इंक्रीज ड्रॉप आउट रिस्क, ये रिपोर्ट कह रही है। सही है। यहाँ व्यूअर्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि 14.71 टोटल स्कूल्स हैं इंडिया में, 14.71 लैक्स, जिसमें से जो प्राइमरी स्कूल हैं उनकी तादाद 7.3 लैक्स है, यानी तकरीबन 50%, और जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनकी तादाद सिर्फ 1.64 लैक्स है। सो ह्यूज गैप। यप। 14.71 टोटल है, और 7.3 हायर सेकेंडरी यानी 10+2 के कितने हैं? 1.64 लैक्स। तो ये जो ह्यूज गैप है, ये पिरामिड स्ट्रक्चर जो भाई बता रहे थे, सही। इस वजह से ड्रॉप आउट के रेट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्कूल जैसे ड्रॉप आउट कितना है अभी? नियर यूनिवर्सलाइजेशन तो प्राइमरी में है, सेकेंडरी में हायर प्राइमरी में 54 हो गया, और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में कितना है? 54% सेकेंडरी में है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में वो दिया होगा डेटा? नहीं, मतलब 11th-12th में कितने परसेंटेज बच्चे जा रहे हैं? तो वही है ना, 54% बच्चे जा रहे हैं, ऐसा ही है ना? हाँ, 54% जा रहे हैं, तो बचे हुए ड्रॉप आउट हो गए। ओके। और फिर अब हायर सेकेंडरी में जो ड्रॉप आउट है वो हम मालूम कर सकते हैं GER इन हायर एजुकेशन। राइट। हाँ, वो तो हाई स्कूल यूनिवर्सिटी का, हायर एजुकेशन का हो गया। तो उसमें कितना है वो डेटा लेना पड़ेगा। वो 28% है ना? 28%, 28-29%। तो 54 और 28 का गैप निकालेंगे तो वो ड्रॉप आउट है 12th में। या तो इट इज अ ह्यूज ड्रॉप आउट। करेक्ट।
54% बच्चे हायर सेकेंडरी में जा रहे हैं और 28% ग्रेजुएशन में जा रहा है, तो नियरली 50% फिर ड्रॉप हो रहा है। अराउंड 28% ड्रॉप हो जा रहा है। करेक्ट। और ये रेट मुसलमानों में बढ़ रहा है। मुसलमानों का हायर एजुकेशन में जो GER है, क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, वो तो 9 पॉइंट सम ऑड हो गया है जी। ओके, उसमें एक फिनोमेनन इंटरेस्टिंग ये है कि लड़कियों का ज़्यादा है, लड़कों का 8.5 है। लड़कियों का 1.5% गोया कम है माइनॉरिटीज मुसलमानों में। तो दिस इज मैटर ऑफ कंसर्न, इस पर हमको गौर करना चाहिए। जी आगे बढ़िए। जी, तो दूसरा क्या है कि एक तो जैसा जफ़र ने बोला कि पिरामिडल स्ट्रक्चर है कि मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं वो परसेंटेज डिक्लाइन होता जा रहा है। एक तो ये है। दूसरा जो इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसी है कि मतलब सिंगल टीचर स्कूल की तादाद, तो ये क्या है कि ओवर 1 लाख है, मतलब 1 लाख से ज़्यादा स्कूल्स हैं जो जहाँ पर सिर्फ एक ही टीचर तो इसको रिजॉल्व करने के लिए भी, और दूसरा जो पिरामिडिकल जो स्ट्रक्चर है उसको रिजॉल्व करने के लिए जो इन 33 रिकमेंडेशंस पे एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन स्कूल कॉम्प्लेक्स का है। स्कूल कॉम्प्लेक्स से क्या करेंगे कि एक तो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर को सिलिंड्रिकल जो स्ट्रक्चर में तब्दील करेंगे, जहाँ पर मतलब है कि एलिमेंट्री से लेकर क्लास 12 तक सब लोग एक ही जगह पढ़ेंगे। जहाँ सिंगल टीचर्स होंगे वो स्कूल मर्जर होगा उनका, और वो क्या करेंगे कि मतलब एक साथ मतलब है कि अगर हायर सेकेंडरी में ज़्यादा टीचर्स हैं वो क्या है कि छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, यहाँ ज़्यादा टीचर्स हैं तो वो बड़े बच्चों को पढ़ाएंगे जहाँ अनअवेलेबल हैं। तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट करेंगे। जैसा इलेक्ट्रिसिटी का क्या ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो देखिए और भी कई फैक्टर हैं, इसको ट्रेन करना आप बता रहे हैं। अब ये जो अमालगमेशन होगा या मिलाएंगे आप स्कूल, अगर वो सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं तो ठीक है, पॉसिबल है। अब हम तो गवर्नमेंट स्कूल कायम ही नहीं कर रहे हैं, कम हो गए हैं, ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं, 50% अराउंड प्राइवेट स्कूल्स हैं। अब प्राइवेट स्कूल को आप कैसे मिलाएंगे? नहीं, प्राइवेट को नहीं मिलाएंगे, जो गवर्नमेंट स्कूल स्ट्रक्चर है उनको करेंगे। उनका स्कूल कॉम्प्लेक्स तो फिर तो आप 50% में तो ये प्रॉब्लम फिर बाकी रहेगा ही रहेगा। हाँ, रहेगा। तो फिर होलिस्टिक अप्रोच नहीं हो पाएगा। इवन जो गवर्नमेंट के अप्रोच में भी अगर आप गैप्स देखेंगे, मतलब एग्जैक्ट मतलब एक रिसर्च स्टडीज़ हैं, तो स्टडीज़ ये कहते हैं कि जैसे ही मतलब ये जो जहाँ जहाँ स्कूल कॉम्प्लेक्स का एक्सपेरिमेंट किया गया है वहाँ जो क्या कहते हैं अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, तो वहाँ से ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो बड़े स्कूल्स में हैं उनके साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, और वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया है। तो इस सब के चलते भी जो है वहाँ से बच्चे ड्रॉप आउट। और दूसरी चीज़ ये है कि जब इसको जब मर्ज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप कर्नाटका का मंड्या डिस्ट्रिक्ट है, तो मंड्या डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है मद्दूर। तो मद्दूर में क्या है कि समझो कि कहीं क्लास 5 तक है, कहीं क्लास 8 वाला है, कहीं 10 तक का है, 12th का अलग है, PUC बल्कि वहाँ आता है कर्नाटका में, PUC 1, 11, 12 को। अब सबको जो है NEP के तहत अगर उसको मिला देंगे तो क्या होगा कि एक स्कूल जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन में होगा, जैसा राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि विदिन 2 किलोमीटर रेडियस में होना चाहिए। अब ये रेडियस जो है बड़ा होगा, 10 किलोमीटर होगा, कहीं 15 किलोमीटर होगा, ट्रांसपोर्ट का मसला होगा। तो जो हिली रीजन होगा, जो जहाँ जंगलात हैं, तो वहाँ पर क्या है कि ये रेडियस और बड़ा हो सकता है, 20-25 किलोमीटर भी होगा। बच्चा जाएगा कैसे? और अगर बच्ची है तो और सेफ्टी सिक्योरिटी का मसला है। क्लास 11th और 12th की जो बच्चियाँ हैं वो ट्रैवल करेंगी या बस में जाएंगी, जो सिंगल ट्रैवल करेंगी कैसे करेंगी, और इंटीरियर्स में जो है सुबह में एक बस चलेगी, शाम में एक बस चलेगी। तो ये सब चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए आपको वहाँ पर एक और चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, स्कूल बस को। तो क्या गवर्नमेंट जो करंट जो समग्र शिक्षा अभियान का बजट है उस पर्सपेक्टिव में क्या जितने स्कूल कॉम्प्लेक्स बनेंगे वहाँ पर स्कूल बस इंट्रोड्यूस करने का कैपेसिटी में है क्या? और ख़ास करके जो हिली रीजन है जहाँ इनएक्सेसिबल लोकेशन, मतलब है कि स्कूल जैसा उत्तराखंड या हिमाचल या नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ पे स्कूल है, घर जो है उधर पहाड़ के उस कोने में है, वहाँ से वो चल के आएगा या बस से आएगा, कैसे आएगा? तो इवन गवर्नमेंट में भी इन प्रैक्टिकल जो आप बताए उससे मैं टोटली अग्री कर रहा हूँ। उसके साथ साथ गवर्नमेंट में भी जो हो रहा है स्कूल कॉम्प्लेक्स, जो मर्जर अमालगमेशन, उसमें भी चैलेंजेस ये
रहेंगे। काफ़ी चैलेंजेस और इस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और स्टडीज़ हुए हैं, केस स्टडीज़ हुए हैं, और स्टडीज़ जो रिसर्च पेपर्स भी ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट। चलिए ठीक है। ठीक। और नेक्स्ट जो है जो डायग्नोस किया है वो एकेडमिक मिसअलाइनमेंट को लेकर है। जैसा पेडागोजी, करिकुलम और असेसमेंट जो क्या है कि सिलेबस ओरिएंटेड हमारा पढ़ाने का तरीका है। एक तो सिस्टमिक लेवल पर हमने डिस्कशन किया, जो एकेडमिक लेवल पर है हमारा पूरा जो एम्फेसिस है वो सिलेबस को कंप्लीट करना है, बच्चे को रटाना है, एग्जाम क्लियर करना है। ये तो ये रिपोर्ट उसको सिलेबस के कैदी हैं टीचर। हाँ, तो इसको भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसको इवैल्यूएट किया है रिपोर्ट ने। वो उसके लिए तो हम मतलब रिपोर्ट के जो जितना भी एफर्ट लगाया रिसर्चर्स ने अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट की, उसका इतराफ़ भी किया। बोला कि ये प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे पास, जैसा हमारा NEP का ये कहता है कि वो हायर ऑर्डर थिंकिंग पर जाना चाहता है, लेकिन सिचुएशन ये है कि टीचर्स का ओरिएंटेशन वो सिलेबस के कैदी जैसा आपने बताया, या आप जनरली आप बोलते हैं जो मार्क्सवादी यानी मतलब एग्जाम लिखना है, पास होना है, ये है। तो ये चैलेंजेस और बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई किया। रिकमेंडेशंस में उसने एक तो सोल्यूशन वही बताया कि सिलिंड्रिकल, और दूसरा कंपोजिट स्कूल स्ट्रक्चर जो स्कूल कॉम्प्लेक्स का आइडिया है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपके लिए रेलेवेंट है तालीमी बोर्ड के लिए, वो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ऑन स्कूल क्वालिटी। तो मतलब ये है कि यानी ये पूरे जो बॉटलनेक्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए इसने क्या बोला कि ऐसा एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा, स्टेट लेवल भी होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगा। ओके, ये रिकमेंडेशन है। तो इसमें क्या है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, NGOs को है गुंजाइश। हाँ, CSO, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कैन पार्टिसिपेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आपके पास अगर इस तरह का एंथुसियास्टिक कैडर है, इस रिपोर्ट के हवाले से सरकार बताएं कि हम इसको अप्रिसिएट करते हैं कि जो टास्क फोर्स में जब टास्क फोर्स बनेगा उस वक्त जो है हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन हो। अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो तब आप उनसे डिमांड करें, ये काम कर सकते हैं कि ये हो। और दूसरा, टास्क फोर्स अभी रिकमेंडेशन आया, नहीं बना, तो बनाने में क्या है कि आप जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है उनसे जाकर दबाव डाल सकते हैं, दबाव डालने बोलेंगे ये अच्छी चीज़ है, सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन आया है, हम इसको इम्प्लीमेंट करने में हम ऐसे ऐसे मदद करेंगे। हमारे पास पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो आप बताएं कि सरकार को या डिपार्टमेंट को कि हमारे पास जो है ऐसा ऐसा वर्कफोर्स है, वॉलंटियर्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, डेडिकेट करेंगे, वो इस टास्क फोर्स में काम करेंगे, जो ड्रॉप आउट है उसको एड्रेस करेंगे, जो क्वालिटी ऑफ लर्निंग है उसमें हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो इनका जो दूसरा इम्पोर्टेंट। हमारा अभी एक प्रोजेक्ट आ रहा है, तो इंशाल्लाह उसमें हम करेंगे। इन द फर्स्ट स्टेज हम उर्दू मीडियम स्कूल्स को टारगेट करके करना चाह रहे हैं जी। तो इसका रेफरेंस दे के हम BEOs को और एजुकेशन ऑफिसर्स को बात कर सकते हैं। इसका अच्छे से हवाले के साथ में बात प्लीज। और आखिरी जो इनका एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो फ्यूचर रेडीनेस को लेकर है। मतलब जैसे क्लास 3 से ही एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वोकेशनल एजुकेशन और जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के जो वर्कफोर्स है आंगनवाड़ी से, तो उनको जो है ट्रेन करना, उनको सपोर्ट AI ग्रेड 3 से इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि AI का इंटीग्रेट करते हुए बच्चे कैसे सीखें, समझें, ऐसा। तो नहीं, एक तो होता है कि AI का इंटीग्रेशन टीचिंग एंड लर्निंग में, दूसरा होता है कि AI की एजुकेशन चिल्ड्रन को। इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह है कि इंटीग्रेटिंग मतलब वो आपके पेडागोजी में उसको यूज करना है। ठीक है, चलिए, अच्छा है वो भी। और उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, शायद एथिकल ग्राउंड्स पे होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो मतलब ये कि आप लेसन प्लानिंग के लिए AI का इस्तेमाल कीजिए, बच्चों को आप प्रैक्टिस करवाने के लिए बहुत सारी चीजें, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए आप साइंस की चीजें बता सकते हैं। वेरी गुड, ठीक। तो एक चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी है इसमें एक्सेस टू इंटरनेट को लेकर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लेकर, जैसा इंटरनेट एक्सेस है तो इसमें अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है। 8% था 2014 में, वो 63.5% हुआ है इंटरनेट एक्सेस ओवरऑल। जैसा चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, यहाँ नियर 100% एक्सेस है इंटरनेट का। उसी तरह से लो एक्सेस है जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल है 18% है, 18.6%। मेघालय है, अरुणाचल है, मणिपुर है, ये सब हिली रीजन्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से। और
इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए कर्नाटका का केस है। कर्नाटका जैसे ग्लोबल आईटी हब है, वहाँ सिर्फ 50.7% ऑफ इट्स स्कूल्स आर लाइक इंटरनेट कनेक्टेड। अच्छा, कर्नाटका या बेंगलोर? कर्नाटका, ओवरऑल हाँ, कर्नाटका। बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा ज़्यादा होगा। हाँ, लेकिन कर्नाटका गवर्नमेंट का भी मतलब है कि पब्लिसिटी उसी पॉइंट पे आता है कि हमारे हाँ, पास बेंगलुरु है, बिल्कुल। तो बेंगलुरु का ये जो है क्या बोलते हैं, उसकी बरकत जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। तो वो चीज़ें हैं। और इसी तरह से कंप्यूटर अवेलेबिलिटी का भी अगर देखा जाए तो केरला, दिल्ली, यहाँ पर समझो कि नियर 100% है कंप्यूटर, फंक्शनल कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। मेघालय, वेस्ट बंगाल और बिहार, मेघालय में 18% और वेस्ट बंगाल और बिहार में 25% है। 25% भी ज़्यादा ही दिख रहा है। हाँ, 25% फंक्शनल कंप्यूटर्स है। फिर स्मार्ट क्लासरूम की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है चंडीगढ़ और लक्षद्वीप है, और फिर जो है लोवेस्ट में वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम और मेघालय। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन आपके लिए है कि वेस्ट बंगाल में इस एस्पेक्ट में काम कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में क्या है कि इंटरनेट, फंक्शनल कंप्यूटर और स्मार्ट क्लासरूम का, इन तीनों एस्पेक्ट में किसी एक स्कूल में आप वहाँ पर आप कंट्रीब्यूट करें, जैसा जो विद्यांजलि के स्कीम के तहत कहीं पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकें आपका ऑर्गेनाइजेशन या आपसे एफिलिएटेड जो NGOs हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। एक तो ये चीज़ है। हाँ, और परख वाला जो रिपोर्ट था उसमें भी अगर देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट जो हायर ऑर्डर थिंकिंग में वो गैप है, वो मैथमेटिकल एबिलिटी है, उसको अप्लाई करने को लेकर है। मैथमेटिकल रीजनिंग है, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके, उनको एड्रेस कर सकें, तो वहाँ पर उनके लिए वो चैलेंज आ रहा है। तो इस पे आप कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं कि जहाँ पर बच्चे का मैथमेटिकल एबिलिटी और साथ साथ भी उसका मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बढ़े। जिससे मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बढ़ेगा तो वो मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स को जो है रियल टाइम प्रॉब्लम्स के तहत वो एड्रेस करने में वो कामयाब होगा। जी, और कुछ अगर क्वेश्चंस हो गए तो ले सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी डिटेल में और चैप्टर वाइज हमारे सामने चीज़ें रखी हैं। बिल्कुल सही। इसमें एक दो चीज़ें मुझे पूछनी है। पहली चीज़ तो ये है कि जब स्कूलों की हम बात कर रहे हैं, जैसे रिपोर्ट जब शुरू होती है तो फॉरवर्ड है, उसके बाद 3 मैसेजेस हैं, तो उसमें ऐसा दर्शाने की कोशिश की गई है कि गोया एनरोलमेंट का प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया, एक्सेस का प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया है, अब हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्या वाकई वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एक्सेस का, या ये हमारी खुशगुमानी है? दूसरी चीज़, रिपोर्ट इस बारे में कुछ क्यों नहीं कहती एक्सप्लिसिटली कि गवर्नमेंट स्कूल जो या तो मर्ज हो जा रहे हैं या फिर डिमोलिश हो जा रहे हैं या फिर क्लोज हो जा रहे हैं, तो उनकी तादाद इन 10 सालों में क्या रही है, इस पे क्यों नहीं है कोई आंकड़ा नहीं है इसका। हाँ, अच्छा, एक फिनोमेनन बाज़ जगह ऐसा है, जैसा कर्नाटका है, चेंज ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज भी हो रहा है। अच्छा, मतलब कन्नड़ा स्कूल्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश मीडियम स्कूल। हाँ, उर्दू मीडियम स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में बदल रहे हैं। ये भी एक पॉइंट है स्टडी करने का। खैर, ये उतना अहम नहीं है, क्लोजर इम्पोर्टेंट है। जी, क्लोजर का तो एक तो रिपोर्ट इस पर बात किया है कि इवन रिपोर्ट खुद जो है इसको मतलब एडवोकेट कर रहा है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स, कंपोजिट स्कूल स्ट्रक्चर वाला, तो उसमें जो है और स्कूलें बंद होंगी, कंपोजिट जैसा मैंने बताया, और मर्ज हो जाएंगी, अमालगमेशन, ये चीज़ें आने के चांसेस हैं। और एक तो ये है। दूसरा क्या है कि सिंगल टीचर वाले जो स्कूल्स हैं उनकी तादाद भी हम अभी डिस्कस किए थे, 1 लाख से ज़्यादा। हाँ, 1 लाख से ज़्यादा हैं, तो वो भी इसमें मेंशन है, उसको उस बात को एक्नॉलेज करता है। यूनिवर्सलाइजेशन के क्वेश्चन पे अगर देखा जाए तो वो जो है एलिमेंट्री स्कूल है, क्लास 5 तक जो है नियर यूनिवर्सलाइजेशन हुआ है, एक्सेस की प्रॉब्लम जो है हमने सॉल्व की है, डेटा भी यही कह रहा है। तो और ये मतलब एक रियलिटी भी है कि बच्चों को जो है 5वीं क्लास तक तो पेरेंट्स जो है पढ़ाते हैं, कुछ नहीं तो बच्चे जाते हैं, या बहुत छोटी तादाद होगी वो अभी भी स्कूल से बाहर है। मेजर जो ड्रॉप आउट का केस आ रहा है उस पूरे पिरामिड स्ट्रक्चर में, वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी उसके बाद वाला इशू है। बल्कि सीनियर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन यहाँ ह्यूज है। हाँ, 50%। जी, तो है, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसी को हम इस रिपोर्ट की ख़ास बात ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ भी कंपेयर करके देखा, कॉन्ट्रास्ट करके देखा जाए तो यूनिवर्सलाइजेशन
काफ़ी नहीं है, बल्कि बच्चों के अंदर जो हायर ऑर्डर थिंकिंग भी आने की ज़रूरत है। उस को पूरा करने में टीचर्स कितने कामयाब हो पा रहे हैं, वो सवाल इसमें हुआ है। तो वो तो रहेगा ही। इवन वो कंपोजिट स्कूल स्ट्रक्चर करने के आने के बाद भी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता क्या होगा। तो मतलब टीचर्स की क्या कैपेसिटी है, टीचर्स खुद जो है क्या कहते हैं पूरे इस प्रोसेस में रहते हैं कि सिलेबस को कंप्लीट करें। जैसा दिल्ली गवर्नमेंट में जैसा कहा जा रहा है कि एक आइडिया है कि बच्चों की पोर्टफोलियो बनाना। सही है। हाँ, एंड हर इंडिविजुअल का एक पूरा वो एनईपी में भी उसका NEP में डिस्क्रिप्शन है फॉर्मेटिव असेसमेंट के तहत। कुछ टीचर से मेरी बातचीत हुई दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में जो पढ़ाते हैं, उनका ये कहना है कि मतलब आइडियली अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। इतना ह्यूज फाइल कैसे रखेंगे? हाँ रखेंगे वही इतने अनलेस एंड अनटिल यू हैव सॉफ्ट डाटा। जी, तो अब वो बच्चे सब जो है क्या कह सकते हैं कि एक ही स्कूल में आएंगे, स्कूल कॉम्प्लेक्स में, तो वो क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? सही है। बच्चे ज़्यादा होंगे ना, बिल्कुल कि उन ज़्यादा बच्चों का पोर्टफोलियो जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। अभी फ़िलहाल उसका एक असेसमेंट कर ले सरकार कि पोर्टफोलियो क्या बना पा रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर कितना काम हो पा रहा है, उसका एक पूरा इवैल्यूएशन हो। तो इवैल्यूएशन होने के बाद में आपको अंदाज़ा लगेगा कि अगर कंप्यूटराइजेशन होता है, डिजिटाइजेशन होता है, तो फिर ये जो स्टूडेंट्स प्रोफाइलिंग है वो पॉसिबल हो सकती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट प्रैक्टिकली उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन चाहिए। तो अच्छा है, ताकि ये जो असल में वो जो प्रोफाइलिंग वाला सिस्टम है वो समेटिव मार्क्स का जो सिस्टम है, आउट ऑफ 100 इतने, उसी में जो दौड़ है उससे हटाने के लिए ये इवॉल्व किया जा रहा है सिस्टम, फॉर्मेटिव असेसमेंट। बहरहाल ठीक है। और इसमें मेरे ख्याल में एक चीज़ पे और बात कर लेना चाहिए, जिस पे मैं आपके विचार बस जानना चाहूँगा, कि वो है टीचर क्वालिटी। रिपोर्ट हमें ये बताती है कि जो टेट और सीटेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सिर्फ 10 से 15% कैंडिडेट 60% ला पाते हैं, और सिर्फ 2% ऐसे कैंडिडेट हैं जो 70% के ऊपर ला पाते हैं। ओनली 2%? ओनली 2%। अरे ये डेटा हमें क्या बताता है? ये तो मतलब वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मतलब है कि जो सिलेक्शन जो हो रही है, एक तो वो है कि हमारे पास जो पूल ऑफ टीचर्स हैं उनका क्वालिटी जो है वो बहुत कमज़ोर है। एक तो ये है। तो इसमें क्या है कि एक मेजर हमें चाहिए कि इवन जो टॉप करके भी आ रहे हैं TET CET, तो क्या उनके पास वो टीचिंग एबिलिटी है जो मतलब एक पूरे क्लासरूम को अच्छे तरह से मैनेज कर सके, बच्चों को एंगेज कर सकें। तो हमारे पास ऐसा कोई मतलब पैरामीटर नहीं है जो ऑलरेडी जो टीचर्स जिनको एम्प्लॉय किया गया टीचिंग हम टीचर कौन है, मतलब ये है कि वो एक तो प्रोसेस हो गया, एग्ज़ाम का प्रोसेस हो गया। एट द एंड ऑफ द डे बच्चों से जो इंटरेक्ट करेगा जो ऑलरेडी मतलब स्कूल के अंदर मौजूद है टीचर, तो उनका असेसमेंट हो और उनके क्लासरूम प्रैक्टिसेस क्या हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है पढ़ाने को लेकर, टीचिंग लर्निंग को लेकर। जबकि ये जितने भी मतलब एम्बिशंस हैं NEP के, उनको डिलीवर फाइनली टीचर कर रहा है। तो वो कैसे है, ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग से क्या इम्पैक्ट है, क्या बच्चों के लर्निंग आउटकम में वो पॉजिटिव कोरिलेटेड है, नेगेटिव है, कैसे है, नल इफ़ेक्ट है, ये चीज़ें मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। और एक समाज का प्रॉब्लम ये भी महसूस हो रहा है कि टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट करने वाले किस क्वालिटी के लोग हैं, है ना। मैं तमाम टीचर्स से बहुत ही मतलब माजरत के साथ और आई बेग ए पार्डन कि ऐसे लोग जाते हैं जो किसी फील्ड में जा नहीं सकते या मायूस हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ तो चलो टीचर बन जाएंगे, ओके। तो इसलिए भी वो 60% और 2% का है जिनका IQ लेवल कमज़ोर है, जो मतलब कुछ नहीं कर सकते, तो फिर टीचिंग प्रोफेशन में। तो इस पर भी गौर करना चाहिए। समाज गौर करे इस पर, हम कैसे लोगों को अपने बच्चों की तालीम के लिए भेज रहे हैं जी, ये है। और दूसरी तरफ ये कि
टीचर का माशरे में, समाज में जो स्टेटस है वो कम हो गया है, पहले जैसा स्टेटस नहीं रहा। और सैलरीज कम हो गए हैं काफ़ी। गवर्नमेंट सैलरीज तो ठीक होते हैं, लेकिन प्राइवेट में सैलरीज बेइंतहा कम है। राइट। बल्कि हाउसमेट ज़्यादा कमाती है टीचर से। ये बेचारी ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी हाउसमेट घरों में काम करने वालियों से कम कमाती है। तो दिस इज़ मैटर ऑफ कंसर्न और इसको समाज गौर करना चाहिए इस पर। जी। पिछले दिनों मैं पंजाब गया हुआ था, तो वहाँ एक साहब से मुलाकात हुई जो नए नए सरकारी टीचर बने थे, और उनसे गुफ्तगू हुई तो वो शेयर कर रहे थे कि उसी क्लास में मैं भी पढ़ाता हूँ और उसी क्लास में एक टेम्परेरी टीचर को भी हायर किया गया। तो मेरी जो सैलरी है वो 90 के ऊपर है, 90,000 रुपए के ऊपर है। ओह माशाल्लाह, वेरी गुड सैलरी। और वो जो आते हैं पढ़ाने उनको बमुश्किल 12,000 रुपए दिया जाता है। तो ये डिस्पैरिटी है। हाँ, तो एक तो ये है। और ये तो गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही होगी। अब प्राइवेट में चले जाए, 50% तो प्राइवेट स्कूल्स हो गए हैं। तो प्राइवेट स्कूल में तो 5-6 हज़ार है, 10-12 हज़ार है। अच्छा, फिर कमाल ये है कि मिनिमम वेज को स्कूल से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। मिनिमम वेज का इतलाक स्कूलों पे नहीं होता जी। मिनिमम वेज की जो 7th पे कमीशन की रिपोर्ट है, रिकमेंडेशंस हैं, उनका इतलाक या वो उसका इम्प्लीमेंटेशन CBSE बोर्ड के स्कूलों पर होता है सिर्फ। अब CBSE बोर्ड के स्कूल करते ये है कि अकॉर्डिंग टू वेज बोर्ड प्राइमरी स्कूल टीचर की 35,000 तो कर देंगे सैलरी। रिकॉर्ड में आ रहा है 35,000, इश्यू हो रही है चेक 35,000 की, लेकिन टीचर से कहा जा रहा है 10,000 वापस करना है आपको। तो दिस माल प्रैक्टिसेस एंड करप्शन इज देयर। तो ये भी है। बहरहाल मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। ठीक है, आखिर में मैं एक चीज़ बस पढ़ूंगा, कुछ डेटा पॉइंट्स हैं और उस पर आपके कमेंट्स चाहूँगा। दोनों लोग उस पर इजहार ख्याल कर सकते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन इंशाल्लाह रैप कर देंगे। प्राइवेट स्कूल आज 44% हैं सारे सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस का, और गवर्नमेंट स्कूल में जो एनरोलमेंट है वो 2005 में 71% था और अभी 2024-25 में 49.24% है। जो प्राइवेट स्कूल हैं, लो फी प्राइवेट स्कूल LFP, उनकी भी हालत ये है कि 35% 5वीं क्लास के बच्चे ग्रेड 2 का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, और 60% ऐसे हैं उसी 5th क्लास में जो बेसिक डिवीजन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। CSF की रिपोर्ट है 2022 की। इस पे आप कमेंट कर दें। जी, एक तो ये चीज़ है कि जैसा जो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनका जैसा अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है टीचर्स का, वो एक तो रिगरस होता नहीं है। अब जो वो रिगरस नहीं होता है तो वो क्या करते हैं कि जैसा अभी वो बात कवर हो गई थी जो तन्वी साहब कह रहे थे कि लो पेड टीचर्स वहाँ पर आते हैं, जिनका मतलब समझो कि B.Ed नहीं हुआ है, कोई मतलब है कि टीचर ट्रेनिंग वाला कोई रिगरस प्रोसेस के तहत वो लोग गुजरे नहीं हैं, कोई मतलब समझो कि रिलेटेड है, जान पहचान है, या जो है चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे जो स्कूल्स चलाते हैं वो ऐसे देखते हैं कि अच्छा कोई अनएम्प्लॉयड है, हम उनको मदद करने के वजह से जो है हम अपॉइंट करते हैं। तो ये सब एस्पेक्ट्स आते हैं। तो यहाँ मेरे ख्याल से जो मतलब समझो कि क्या कहते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप स्कूल रन करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इस मुल्क का जो फ्यूचर है उसके साथ में जो है आप खिलवाड़ कर सकें। अगर आप जो है टीचर्स को अच्छी सैलरी आप नहीं दे सकते, या जो है स्कूल में उन बच्चों के लिए अच्छे टीचर्स आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उस इसमें सेक्टर में आपको मेरे ख्याल से कदम नहीं रखना चाहिए। क्यों? बच्चों के फ्यूचर को, क्योंकि ये जो CSF वाली जो रिसेंट रिपोर्ट है वो ये बता रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा क्या है कि इवन समझो कि होता है कि प्राइवेट स्कूल्स जो चला रहे हैं, ट्रस्ट या इस तरह के कम्युनिटी बेस्ड स्कूल्स होते हैं, कि वहाँ पर अपॉइंटमेंट हो गया
तो क्योंकि उस एरिया में कहीं और स्कूल नहीं है या स्कूल को रजिस्टर करने की गुंजाइश है नहीं, ऐसे कई एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पर नए स्कूल्स को रजिस्टर आप नहीं करा सकते। आपने वहाँ पर स्कूल खड़ा किया एक नियति से, और वहाँ पर टीचर्स जो है अंडर पेड टीचर्स को आपने हायर किया। वहाँ पर मैनेजमेंट ये कोशिश कर सकता है कि उन टीचर्स को अपस्किल करें, क्योंकि आपके पास वो बंद करने का ऑप्शन नहीं है। एटलीस्ट मेरा सजेशन ये है कि उन टीचर्स को, एक तो बच्चों का, जैसे CSF ने जो मेथड अपनाया है लर्निंग आउटकम को असेस करने का, लर्निंग गैप्स का ये करने का, उन्हीं पैरामीटर्स को लें, बच्चों को असेस करें और देखें कि बच्चों का क्या एबिलिटी है लर्निंग आउटकम के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब बेसिक लिटरेसी, फाउंडेशन लिटरेसी है, न्यूमरेसी है, ये सब चीज़ें हैं, सोशल साइंस वगैरह को लेकर। और फिर उन गैप्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में उन गैप्स को फिल करने के लिए टीचर्स को ट्रेन करें, इम्प्रूव करें। फोकस्ड होना चाहिए। जनरली हमारे टीचर ट्रेनिंग जो वर्कशॉप्स होते हैं या वो एक इन जनरल होता है, और वो इन जनरल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास डिमांड साइड का पर्सपेक्टिव हमारे पास होता नहीं है, नीड एनालिसिस, नीड असेसमेंट होता नहीं है। तो एक नीड असेसमेंट अगर होगा तो हम स्पेसिफिक एरियाज को फोकस करके ही हम काम कर सकते हैं। तालीमी इज्तिमा कर देते हैं। जी, हाँ, उसमें रिसोर्स पर्सन आके तकरीरें करके जाते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है, कौन से लेसन को मतलब कैसे करना है, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम नहीं होता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादत हुसैन। आपने बहुत तफसील से हमारे सामने इस रिपोर्ट के मुश्तमिलात रखे, जो भी चीज़ें उसमें बताई गई थी और जो सवालात उसमें उठ रहे थे वो भी आपने रखा। इसके साथ ही साथ आपने अप्रिशिएट भी किया रिपोर्ट के जो अच्छे पॉइंट्स थे, और जो ऐसे पॉइंट हैं जिन पर सिविल सोसाइटी को गौर करना चाहिए वो भी इस डिस्कशन के ज़रिए सामने आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नाजरीन के लिए ये गुफ्तगू मुफीद रही होगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबकी तालीमी कोशिशों को कबूल फरमाए और उसको मुल्क और मिल्लत के लिए मुफीद बना दे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।